हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 3 और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि एग्जैक्टली एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। देखो, अकाउंटिंग में जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो हर एक ट्रांजेक्शन को पहले प्राइमरी स्टेज पे क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है ना, आप जर्नल बुक में क्या करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। तो रिकॉर्डिंग के टाइम में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन में आपका कौन सा है वो इफेक्ट हो रहा है, एसेट्स इफेक्ट हो रही है, लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर। इन चार चीजों में से आपको कोई भी एक है वो वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर उसके हिसाब से आपको उसका अकाउंटिंग इफेक्ट है वो देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वहां पे आप देखो वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो उन सब के उन वर्ड के क्या मीनिंग है वो हम क्या करने वन बाय वन है वो डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कशन आपका, तो इसीलिए अच्छे से इसको समझना। ठीक है ना, चलो, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एसेट्स का मीनिंग। ठीक है ना, तो एसेट्स का मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम लायबिलिटी का मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, सो एसेट्स का मीनिंग बहुत अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स क्या करते हैं, खुद के रहने के लिए एक बिल्डिंग हायर पे लेते हैं, किराए पे। उन्होंने क्या किया, अपनी एक बिल्डिंग किराए पे ली और उसका क्या कर रहे हैं वो, सपोज 10,000 रुपीज का रेंट है वो मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं। यानी मिस्टर एक्स ने क्या की, किराए पे एक बिल्डिंग ली, रेंट पे एक बिल्डिंग ली और उसका 10,000 का रेंट है वो पे कर रहे हैं मंथली के हिसाब से। ठीक है ना, चलो, ये पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मिस्टर एक्स ने पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली, सपोज ₹20 लाख में। 20 लाख में मिस्टर एक्स ने क्या कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली। अब मुझे बताओ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, दोनों जो मैंने एग्जांपल बताए हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2, दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? ठीक है ना, आपका आंसर यही होगा कि सर पहला एग्जांपल है उसमें तो क्या, इसमें सिर्फ हमने जितना यूज किया, महीने भर यूज किया तो महीने भर का किराया उसको दे दिया, महीने भर का रेंट उसको दे दिया, यानी कि जस्ट मैंने फैसिलिटी यूज की, उसका पैसा दे दिया। ठीक है ना, एक तरह से खर्चा हो गया मेरे लिए, रेंट क्या हो गया मेरे लिए, एक तरह से खर्चा हो गया। ठीक है ना, और दूसरे एग्जांपल में देखें तो मैंने पूरा का पूरा एसेट्स ले लिया, तो बिल्डिंग का मैं क्या बन गया, ओनर बन गया। मिस्टर एक्स क्या बन गया, बिल्डिंग के ओनर, लेकिन पहले एग्जांपल में ओनर नहीं बने। तो एक एग्जांपल आपको दिख गया कि पहले एग्जांपल में जब रेंट पे लेते हैं बिल्डिंग तो हम बिल्डिंग के ओनर नहीं माने जाते, लेकिन जब बिल्डिंग पूरी की पूरी खरीद ली हमने तो हम क्या हो जाते हैं, सेकंड एग्जांपल में बिल्डिंग के ओनर बन जाते हैं। ठीक है ना, चलो, अब मुझे बताओ कि जो रेंट आप 10,000 मंथली का पे कर रहे हो एग्जांपल नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप क्या कर रहे हो, रेंट का पे कर रहे हो 10,000 का, तो मुझे बताओ वो 10,000 का बेनिफिट आपको सिर्फ 1 महीने तक मिलेगा कि बाद में भी मिलेगा? 1 महीने तक ही मिलेगा ना, समझ में आया। लेकिन अगर आपने 20 लाख का जो पेमेंट किया था, सेकंड एग्जांपल में 20 लाख में आपने जो बिल्डिंग ही खरीद ली, तो बोलो वो 20 लाख जो आपने खर्चा किया है उसका बेनिफिट कितने लाइफ टाइम तक मिलेगा ना, समझ में आया। तो दो डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिले दोनों एग्जांपल में, कि पहले एग्जांपल में ये था कि हमने सिर्फ बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो टाइम के हिसाब से उसका पेमेंट कर रहे हैं, और बाद में उसके लिए यूज करने के लिए नहीं मिलता, बाद में यूज करना तो वापस से पे करना पड़ेगा, समझ में आया। तो सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीद ली और फिर उसके बाद में ओनरशिप हमारी हो गई, बिल्डिंग हमारी हो गई, मालिक बन गए हम, और फिर बिल्डिंग को जैसे चाहे वैसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको एसेट्स का मीनिंग भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपको एसेट्स का मीनिंग बताता हूं। ठीक है ना, एग्जैक्टली, और वेरियस क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से टाइप की एसेट्स होती है। ठीक है ना, वो डिटेल में बताऊंगा आपको, इसके अलावा कुछ भी पॉइंट आपका रहेगा नहीं अबाउट दी एसेट्स। ठीक है ना, चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एसेट्स, तो एसेट्स बोलेंगे किसको, तो एसेट्स आपको ट्रांजैक्शन में चेक करना पड़ेगा कि क्या दो कंडीशन पूरी हो रही है। अगर दो कंडीशन पूरी होती है तो उसको आप एसेट्स बोल देना, दो कंडीशन अगर पूरी होती है तो उसको क्या बोल देना, आप एसेट्स बोल देना। देखो, दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि ट्रांजैक्शन में क्या आपको ओनरशिप मिल रही है, यानी आपने ट्रांजैक्शन करा तो क्या आपको ओनरशिप मिल रही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ रेंट पे कर रहा था तो ओनरशिप नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग खुद ही खरीद ली पूरी की पूरी तो मुझे ओनरशिप मिल गई। तो सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल में क्या आपको ओनरशिप मिल रही थी अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली? हाँ सर, मिल रही थी। ठीक है ना, तो फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। सेकंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अब बिल्डिंग आपने खरीद ली है तो आप बाद में उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, खुद के रहने के लिए यूज कर सकते हो या फिर किसी को लेट आउट भी कर सकते हो, भाड़े पे किसी को दे सकते हो, तो आपको बेनिफिट होगा, रेंट का इनकम होगा, समझ में आया। तो सेकंड एग्जांपल हमारा यहाँ पे परफेक्ट बैठता है, वो सेकंड एग्जांपल में जो खर्चा किया है, ठीक है ना, जो हमने बिल्डिंग खरीदी है उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है ना, चलो, और फर्स्ट वाले एग्जांपल में रेंट को सिर्फ एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे। ठीक है ना, एक्सपेंस का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली। ठीक है ना, चलो,
तो एसेट्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि दो कंडीशन पूरी होती है तो उसको एसेट्स बोलेंगे। एक तो आपको क्या ओनरशिप मिल रही है, तो ओनरशिप मिल रही है, साथ ही साथ उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक मिल रहा है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, जैसे बिनानी सीमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। तो बिनानी सीमेंट लिमिटेड क्या करती है, कंपनी क्या करती है, अपनी फैक्ट्री में एक मशीनरी है वो इंस्टॉल करती है, एक मशीनरी है वो इंस्टॉल करती है। सपोज 1 करोड़ रुपए की क्या कर दी उसने, मशीनरी है वो इंस्टॉल की। तो बोलो वो 1 करोड़ रुपए की जो मशीनरी खरीदी बिनानी सीमेंट लिमिटेड ने, तो बोलो वो क्या करेगी, 1 करोड़ के बाद मशीन उसकी होगी, बिनानी सीमेंट लिमिटेड मशीनरी की क्या होगी, ओनर होगी, मालिक बन गई। ठीक है ना, और साथ ही साथ उसके बाद में खरीदने के बाद में वो फ्यूचर में क्या करेगी, उस मशीन को यूज करेगी अपने प्रोडक्शन में, यानी कि वो मशीनरी हेल्प करेगी उसको प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्ट को तैयार करने में। समझ में आया? चलो, तो दो कंडीशन यहाँ पे भी पूरी हो जाती है, ओनरशिप और प्लस इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों मिलते हैं, दोनों कंडीशन पूरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि एसेट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो बेसिकली अगर ब्रॉड कैट और ये आपको कहीं पे भी दिखेगा नहीं, बहुत रेयरली कहीं आपको दिखेगा इस तरीके का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ज्यादातर केसेस में सिर्फ ये दिखते हैं आपको, ठीक है ना, कई बार सीधा ये दिखता है। तो एकदम पूरा परफेक्टली मैंने यहाँ पे बनाया है अच्छे से। ठीक है ना, तो देखो एसेट्स ब्रॉड कैटेगरी में, ठीक है ना, दो कैटेगरी की होती है, दो टाइप की एसेट्स होती है। एक तो होती है आपकी रियल एसेट्स, एक होती है आपकी रियल एसेट्स और दूसरी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, पहले फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। फिक्टिशियस एसेट्स देखो रियल में कोई एसेट्स होती नहीं है, हम जबरदस्ती उसको एसेट्स बनाते हैं। समझ में आया? और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो इसको अभी मैं यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। समझ आया? तो अभी मैं क्या करूंगा, सीधा रियल एसेट्स पे आ जाऊंगा। क्लियर? तो रियल एसेट्स क्या होती है, रियल एसेट्स मतलब वास्तव में जो कोई एसेट्स है, और रियल एसेट्स को दो टाइप से डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट है आपका नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, और उसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, और उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। तो तीन नाम है इसके, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। सेकंड है आपका करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो दो टाइप की एसेट्स मिल गई, करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है ना, देखो अब नॉन करंट जो एसेट्स होती है, जो नॉन करंट एसेट्स होती है, उसका मतलब क्या होगा, किसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखो हुज टाइम ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 1 ईयर, यानी ऐसी एसेट्स जिसका टाइम पीरियड जो है, ठीक है ना, वो 1 साल से ज्यादा पीरियड का है। मतलब वो एसेट्स हमारे पास 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक रहेगी। जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो 1 साल में खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड तक रहेगी। तो ऐसी एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रहेगी, उस बिल्डिंग को, उस एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आया? चलो, तो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो एसेट्स हमारे पास रहेगी, उस एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? फाइन। और दूसरा आता है कि करंट एसेट्स क्या होती है। तो करंट एसेट्स मतलब कि हुज टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, यानी ऐसी एसेट्स जिसका 1 साल तक, जो एसेट्स आपको सिर्फ 1 साल तक बेनिफिट करेगी या 1 साल तक रहेगी आपके पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे। तो समझ में आया? तो देखो दो टाइप से डिवाइड करना है। ये 1 ईयर है ना, 1 ईयर आपको सेंटर में लेना है। 1 ईयर तक अगर है, 1 ईयर तक बेनिफिट करेगी तो क्या बोलोगे उसको, 1 ईयर तक बेनिफिट करेगी तो उसको क्या बोलोगे आप, करंट एसेट्स। और अगर 1 ईयर से ज्यादा अगर बेनिफिट करेगी तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको नॉन करंट एसेट्स बोलोगे। ठीक है, चलो तो देखो अब और थोड़ा आपको मैं बताता हूं, इसके बारे में फर्दर आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है वो दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरी है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब ये है कि ऐसी एसेट्स जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बिल्डिंग आपको दिख रही है, बिल्डिंग आपको दिख रही है, तो बिल्डिंग दिख रही है, उसको टच भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंजिबल एसेट्स। समझ में? और भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा। ये सब क्या है, आपको विजिबल होते हैं, देख सकते हैं, इनको टच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स।
ठीक है। चलो सेकंड आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जिनको आप देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना। सो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वी कांट सी एंड टच, इनको हम देख नहीं सकते और इनको टच भी नहीं कर सकते। सर ऐसी कौन सी एसेट्स होती है? देखो एग्जांपल दे रखे हैं, ट्रेडमार्क दे रखा है, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में मीनिंग बता देता हूं, काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। तो देखो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे कि आपको पता होगा, अभी आप ये जो चैनल देख रहे हो तो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब क्या है? एक ट्रेडमार्क है। यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, ठीक है ना। फिर आपका कोका कोला है, ठीक है ना, मैकडॉनल्ड्स है आपका, ठीक है ना। तो ये सब रिलायंस का है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये ब्रांड है। टाटा है, ठीक है ना। तो ये सब ब्रांड है जो बिजनेस को आइडेंटिफाई कर रही है, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनी है वो, ठीक है ना। कोई और दूसरा बिजनेसमैन उसको यूज नहीं, जैसे रिलायंस वाले की ब्रांड मैं खुद यूज नहीं कर सकता, वो रिलायंस वाला यूज करेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसका एक ट्रेडमार्क करवाया जाता है, तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, ठीक है ना। ये ट्रेडमार्क के एग्जांपल अगर देखने हो तो ये गुडविल है, सॉरी कोका कोला है आपका, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब क्या है? आपके ट्रेडमार्क में आते हैं, ठीक है ना। कोई इसका यूज नहीं करे, मेरे ट्रेडमार्क का कोई और दूसरा बिजनेसमैन यूज नहीं करे, तो इसका मैं गवर्नमेंट से क्या करवाता हूँ? ट्रेडमार्क करवा के रखता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा के रखता हूँ, ठीक है ना। चलो फिर कॉपीराइट। कॉपीराइट ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बुक बना दी, मैंने अच्छी बुक बना दी और बुक को कोई कॉपी नहीं करे, सेम कंटेंट मेरा मेहनत करके बनाई है और वो जो मेरी बुक है कोई और कॉपी करके नहीं बेचे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसका एक राइट ले लेता हूँ कि इसका राइट सिर्फ मेरे पास रहेगा, ठीक है ना, और जिसको भी बेचना है तो मेरे से परमिशन लेगा। तो इस राइट को खरीदने के लिए मैं गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, उसको बोला जाता है कॉपीराइट, ठीक है ना। तो कॉपीराइट हुआ, अब कॉपीराइट लिया है तो खर्चा तो हुआ ही होगा ना, तो वो जो पेमेंट किया उसका बेनिफिट तो मुझे लाइफ टाइम होने वाला है, ठीक है ना। तो मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट मिलेगा और राइट भी तो आ गया मेरे पास, ठीक है ना। ओनरशिप भी तो आ गई कि मेरा ही है पूरा पूरा, ठीक है ना। तो उसको भी क्या बोलते हैं? एसेट। दिखता तो है नहीं कॉपीराइट, इधर कॉपीराइट घूम रहे, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद में पेटेंट। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब कि आपने कुछ खोज कर दी, कुछ आइडिया आपका लगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का चल रहा है तो आपने कुछ वैक्सीन बना दी, सपोज कोरोना की वैक्सीन बना दी आपने। अब वही वैक्सीन कोई दूसरा कॉपी नहीं करे आपका, ठीक है ना। उस पर आपका ही राइट रहो, जिसने भी यूज पहले बनाया है, इन्वेंट किया है, उस इन्वेंटर का ही उसके ऊपर राइट रहे सर्टेन पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए वो इन्वेंटर है जिसने बनाई है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? इसका पेटेंट करवाएगा, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ठीक है ना, ताकि सर्टेन पीरियड्स तक वो कोई भी दूसरा है वो इस प्रोडक्ट को या फिर उस वैक्सीन को नहीं बना पाए। समझ में आया? तो तीनों में वैसे सिमिलर काइंड के हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस तो है, ठीक है ना। चलो ये तीनों है आपके क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? एक रेपुटेशन, जो बिजनेसमैन की जो रेपुटेशन होती है उसी को गुडविल बोलते हैं। पूरा चैप्टर आएगा 12th क्लास में तो वहां पे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो सो इंटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एग्जांपल में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल वगैरह, ठीक है। चलो फिर आता है आपका, वापस से बता दूं, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स किसको बोलेंगे? तो ऐसे एसेट जिनका ड्यूरेशन कितना है? अप टू 1 ईयर, जिनका ड्यूरेशन 1 साल तक का है, ठीक है ना। यानी एसेट्स, ऐसी एसेट जो हमें 1 साल में क्या हो जाएगी? बेनिफिट करेगी या 1 साल में वो कैश में कन्वर्टेबल हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको करंट एसेट्स बोलेंगे। तो देखो हुज टाइम ड्यूरेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है ना। और विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको क्विकली हम क्या कर सकते हैं? 12 मंथ तक के टाइम पीरियड में उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एसेट्स को हम बोलेंगे करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल ये रहे, कैश बैलेंस, कैश खुद अपने आप में इटसेल्फ कैश होता है। बैंक बैलेंस, बैंक से पैसे निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। डेटर्स, डेटर्स भी आपका क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। डेटर्स किसको बोलते थे? डेटर्स हम उसको बोलते थे जो क्या होता था कि आपने किसी को प्रोडक्ट, अपना गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है ना। किसी को मैंने उधार में गुड्स सेल किया है, ठीक है ना, तो वो सामने वाले पार्टी मेरे लिए क्या होगी? डेटर्स होगी, ठीक है ना। तो डेटर्स से मुझे पैसा मिलेगा। सपोज मैंने उसको बोला कि 1 महीने के बाद मुझे पेमेंट कर देना। आज मैं तेरे को गुड्स सेल करता हूँ, 1 महीने के बाद मुझे पेमेंट कर देना। तो आज तो आपको नहीं मिला ना, लेकिन 1 महीने बाद तो पेमेंट करेगा ना। तो 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, तो 1 साल में पैसा मिल रहा है, तो इस डेटर्स को हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल में बेनिफिट हो रहा है, 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेटर्स का एक दूसरा एक फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना। पूरा चैप्टर है, डिटेल में बताऊंगा वहां पे जाकर। अभी फिलहाल दोनों को सिमिलर काइंड के ही मानो, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। स्टॉक अब मैंने खरीदा है तो क्या बेचने के लिए खरीदा है? जो स्टॉक पड़ा है मेरे पास तो मैं तो चाहता हूं ना आज ही बिक जाए, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक मैं चाहता हूं कि 1 साल तो बिक ही जाएगा, 1 साल में तो इसको कैश में कन्वर्ट करूं लूंगा, मतलब बेच ही लूंगा इसको, ठीक है ना। तो स्टॉक भी आपका क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स
आपको समझ में आ गया होगा कि ये एसेट्स एक्जेक्टली होता क्या है। मैं आपको फटाफट एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूं। एसेट्स किसको बोलेंगे? एसेट्स दो कंडीशन आपको चेक करनी है, ओनरशिप मिल रही है प्लस प्लस आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है। एसेट्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक रियल एसेट्स होती है, एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है। रियल एसेट्स जो होती है वो क्या होती है? रियल एसेट्स अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स, ठीक है ना। नॉन करंट एसेट जो होती है उसको हम बोलेंगे कि जिनका ड्यूरेशन है वो एक साल से ज्यादा का है, यानी ऐसे एसेट जो हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए क्या करेगी? बेनिफिट करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है ना। और करंट एसेट उनको बोलेंगे जो एक साल तक हमें बेनिफिट करती है, ठीक है ना। चलो फिर जो नॉन करंट एसेट्स होती है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, उसको हम दो टाइप से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब कि जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और इनटेंजिबल एसेट्स मतलब कि जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लाइक आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है ना, पेटेंट हो गया, गुडविल वगैरह, ये सब क्लियर है। और करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो करंट एसेट्स के एग्जांपल में आपके डेटस आ जाएगा, ठीक है ना, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ठीक है ना, और आपके जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह है, तो ये सब आपके करंट एसेट्स के होते हैं, ठीक है ना। चलो और एक और बात हमेशा ध्यान में रखना कि एसेट्स को हमने कभी भी लिया था तो हमने कभी भी हमारा इंटेंशन उसको सेल करने का नहीं था। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदी, फर्नीचर, मशीन, तो इनको बेचने के ऑब्जेक्ट से मैंने कभी भी एक्वायर नहीं किया। तो एक बार ये भी इसमें एक इसकी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कभी भी बेचने के इरादे से एसेट्स है वो नहीं खरीदी जाती। स्टॉक जरूर है, आप खरीद सकते हो, लेकिन एसेट्स है वो आप नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। तो अगर स्टॉक भी देखो एसेट्स होती है, स्टॉक भी क्या होता है? एक एसेट्स होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि एसेट्स क्या होता है कि स्टॉक जो होता है उसको सेल करने के इंटेंशन से खरीदते हैं, जबकि जो बाकी की स्टॉक के अलावा जितनी भी एसेट्स है, ठीक है ना, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, लैंड, फर्नीचर, इनको सेल करने के इंटेंशन से नहीं खरीदा जाता है, ठीक है ना। चलो फाइन। सो फटाफट इसका एक बार रिवीजन कर लो, इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्या करते हैं? आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स, अभी हम लायबिलिटी के मीनिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो लायबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर आपका कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन है। लाइक मैंने अगर बैंक से लोन लिया तो मेरा ये ड्यूटी बनता है, मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि मैं बैंक को क्या करूं? लोन का रीपेमेंट करूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लायबिलिटी। यानी बैंक का लोन मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं और बिजनेस में इसको हम कैसे समझेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलो तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। तो देखो जैसे सपोज एक बिजनेस है, ठीक है ना, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सपोज ये बिजनेस है, क्लियर है, ये आपका बिजनेस है, क्लियर। और एक बिजनेस का ये ओनर है, कौन है? बिजनेस का ओनर, ठीक है ना। और बिजनेस के ओनर ने क्या किया? इसमें पैसा इन्वेस्ट करा। क्या करा? पैसा इन्वेस्ट करा। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस इन्वेस्टमेंट को हम अकाउंटिंग के टर्म में कैपिटल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अगर लास्ट क्लास नहीं देखा है तो पहले लास्ट क्लास देख लो, सेकंड लेक्चर, ठीक है ना, देन उसके बाद में देखो ये वाला लेक्चर। देखो सो ये कौन है? ये बिजनेस के ओनर है, ठीक है ना। ये बिजनेस के ओनर है जिन्होंने बिजनेस में क्या करा? पैसा डाला। उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग के टर्म में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम कैपिटल बोलते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, ठीक है ना। चलो अब क्या हुआ? अब देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अकाउंटिंग में, वैसे तो वो बाद में आएगा, तो जहां पे भी वो आएगा तो मैं आपको वापस से डिटेल में वहां पे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जरूरत है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। देखो अकाउंट्स में ऐसा प्रिंसिपल है जिसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, और वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप बिजनेस का ओनर और बिजनेस के ओनर को दोनों को सेपरेट पर्सन ट्रीट करना है। यानी कि जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे तो आपको दोनों को सेपरेट पर्सन मानना है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है। यानी दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो भी उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। इसीलिए तो हम कैपिटल और ड्राइंग को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? तो कैपिटल ड्राइंग को रिकॉर्ड क्यों कर रहे? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखो कहने का मतलब शॉर्ट में समझो कि इन दोनों को सेपरेट पर्सन माना गया है। अकाउंटिंग में बिजनेस के ओनर को अलग माना है, बिजनेस
को अलग माना गया। दोनों एक ही नहीं है, दो अलग अलग इंसान है, इसको भी पर्सन माना गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है ना, आगे आएगा तो मैं आपको वापस से बताऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में। तो फिलहाल ये मान लो कि ये दोनों क्या है, सेपरेट पर्सन है। ठीक है ना, चलो अब मुझे बताओ अगर मुझे बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक से, सपोज मैंने एसबीआई बैंक से, मैंने क्या कर दिया, एसबीआई बैंक से मैंने क्या किया, एक लोन ले लिया। एसबीआई बैंक से मैंने क्या ले लिया, लोन ले लिया, बैंक लोन, बराबर। मैंने क्या कर दिया, एक एसबीआई बैंक से लोन ले लिया, जो पैसों की जरूरत पड़ी तब। तो देखो अब मुझे बताओ कि पहला केस में यहां पे आता हूं, पहला केस में यहां पे आता हूं। देखो मैंने क्या बोला, ये दोनों सेपरेट पर्सन, बिजनेस भी अलग है, ये भी। तो हमको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमेशा इसके बिजनेस के ओरिएंटेड सोचना है। अकाउंटिंग में हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यानी मैं बिजनेस हूं और वो जो ओनर है, दोनों अलग अलग है। वो ओनर ने मेरे को पैसा दिया, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि जब भी बिजनेस वो खत्म करेगा, ठीक है ना, जब भी ये बिजनेस खत्म करेगा तो वो कैपिटल का पेमेंट उसको करना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर तो लायबिलिटी है ना, वो जो कैपिटल उस बेचारे ने मेरे में इन्वेस्ट करा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको जब भी जरूरत पड़ेगा, मतलब वो बिजनेस खत्म करेगा तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल का रीपे उसको करूंगा। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूं ना कि बिजनेस के लिए जो कैपिटल है, बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो लायबिलिटी हुआ ना, क्योंकि पे तो करना है, जब वो बिजनेस खत्म करेगा तब उसका रीपेमेंट करना है बिजनेस को। तो इसीलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, लायबिलिटी बोलूंगा। बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। ठीक है ना। सेम वे में मैंने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो बोलो मेरी लायबिलिटी है कि नहीं कि बैंक लोन का मैं रीपेमेंट करूं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। चलो अब पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, देन उसके बाद मैं इस एग्जांपल पे वापस आऊंगा। ठीक है, चलो देखो लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कुछ ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर पेमेंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है ना। अब देखो लायबिलिटी को दो पार्ट से डिवाइड किया गया है अकाउंटिंग में, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यानी एक रिलेशन के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है और एक आपका टाइम के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है लायबिलिटी का, वो बताया गया। तो देखो रिलेशन के हिसाब से इन्होंने बताया कि दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है ना। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, तो देखो इंटरनल लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी रिलेटेड टू ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर से रिलेटेड जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे, हम उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। और ऐसी एक ही लायबिलिटी होती है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के लिए जो कैपिटल है वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। कौन सा लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये बिजनेस से ओनर से रिलेटेड है। क्लियर है, फाइन। दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब हो गया कि जो आउटसाइडर से है, जो घर के लोगों से रिलेटेड जो भी लायबिलिटी होती है उसको इंटरनल बोला जाता है, और घर का लोग एक ही होता है, ओनर। ठीक है ना। अब ओनर के अलावा जितनी भी लायबिलिटी होगी उनको क्या बोलेंगे, उनको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि कैपिटल के अलावा जितनी भी लायबिलिटीज होगी तो उनको क्या बोलूंगा, मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलूंगा। तो देखो लायबिलिटी रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इसलिए बोला क्योंकि देखो एक बिजनेस और एक बिजनेस का ओनर, ये दो पर्सन है, इनके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन होगा तो वो थर्ड पार्टी माना जाता है। ठीक है ना। तो देखो, तो लायबिलिटी रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलेंगे। और अदर देन ओनर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ओनर के अलावा अगर किसी से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, बैंक से लोन ले रखा है, बैंक अपने घर की है नहीं, ठीक है ना, थर्ड पार्टी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता था, याद करो लास्ट क्लास में बताया था। क्रेडिटर्स मतलब कि जिस पर्सन से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा है, जिस पर्सन से हमने गुड्स है वो क्रेडिट पे परचेज करा है, तो बोलो हमारी लायबिलिटी नहीं है कि उसको पे करना है। जिससे हमने उधार में गुड्स है वो खरीदा है तो उसको रीपे करने का हमारा ड्यूटी होता है, लायबिलिटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है ना। चलो तो ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है ना। तो ये भी थर्ड पार्टी है। ठीक है ना। हम ओनर से गुड्स थोड़ी खरीदेंगे। ठीक है ना, ऑब्वियस। चलो अब दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से भी लायबिलिटी को क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और ये है आपकी करंट लायबिलिटी।
ठीक है ना। तो दो टाइप की लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरी है आपकी करंट लायबिलिटी। आपको लग रहा होगा कि सर असेट्स में भी ऐसा था, हाँ बिल्कुल ऐसा था, और मीनिंग भी सिमिलर काइंड का है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा 1 ईयर वाला, ठीक है ना। तो देखो नॉन करंट लायबिलिटी किसको बोलनी है, लायबिलिटी विच इज पेबल इन मोर देन 1 ईयर, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल बाद में करना है, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर में करना है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। लाइक आपका बैंक का लोन, तो जनरली क्या होता है, बैंक से हम 12 महीने तक का लोन कभी भी नहीं लेते, जनरली हम बैंक से मोर देन 1 ईयर के ही लोन लेते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, नॉन करंट मानते हैं, ठीक है ना। और डिबेंचर, डिबेंचर देखो क्या होता है, मैं चैप्टर आएगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा 12th क्लास में आपका, ठीक है ना, तो वहां डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना मानो कि एक फंड रेज करने का, पैसे उधार लेने का एक जरिया है, एक तरीका है डिबेंचर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और वो भी मोर देन 1 ईयर से होता है, 5 साल 10 साल इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अब आता है करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे 1 ईयर में कर देना है, तो ऐसी लायबिलिटी को मैं क्या बोलता हूं, करंट लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी विच इज पेबल लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल तक अगर पेमेंट कर देना है तो उसको बोलता हूं मैं करंट लायबिलिटी। और इसके एग्जांपल देखें तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। क्रेडिटर क्या होता था, क्रेडिटर क्या होता था बताओ, क्रेडिटर क्या होता था, क्रेडिटर होता था आपका कि जिस पर्सन से मैंने क्रेडिट पे अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, ठीक है ना, जिससे मैंने गुड्स से वो क्रेडिट पे परचेज करा, तो बोलो वो जो मुझे क्रेडिट पीरियड अलाउ करेगा, यानी मुझे उस पार्टी को कब तक पेमेंट करना है। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में कोई 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड देता होगा कि अभी गुड्स परचेज करके जाओ अगले साल पेमेंट देना, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। सबको पैसों की जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फाइनेंस बिजनेस, किसी भी बिजनेस में, ठीक है ना। चलो तो जनरली 12 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड कोई भी अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। चलो तो क्रेडिटर हो गए आपके। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्रेडिटर का ही दूसरा फॉर्म है और कुछ भी नहीं है, चैप्टर आएगा एक्सचेंज ऑफ बिल्स, ठीक है ना, तो वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये आपको बता देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब देखो एक ऐसी फैसिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक क्या करती है, अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट में इवन जीरो बैलेंस है, यानी पैसे नहीं पड़े अकाउंट में, खाली पड़ा है पूरा का पूरा, फिर भी एक सर्टेन लिमिट दी जाती है उस कस्टमर को, लाइक 40,000, और बोला जाता है कि 40,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो, इवन आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इवन बैंक में पैसे नहीं है फिर भी आपको एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है ना, आपको विड्रॉ करने की एक फैसिलिटी बैंक के द्वारा दी जाती है, तो उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और ऐसा अगर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करके कुछ पैसा विड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो एक तरह से उधारी हुआ ना पैसा, क्योंकि रीपे तो करना ही है। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का पैसा है वो जनरली लेस देन 1 ईयर में पे हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो इसीलिए हम इसको कहां रखेंगे, करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि ये दो एग्जांपल हमने ले रखे थे, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कौन सी लायबिलिटी करार करेंगे। तो देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कैपिटल की, सबसे पहले बात करूं तो कैपिटल की, बोलो अगर मैं रिलेशन के हिसाब से अगर कैटेगराइज करना चाहूं तो बोलो कैपिटल कौन सा लायबिलिटी है, इंटरनल की एक्सटर्नल। इंटरनल ना ऑब्वियसली, ठीक है ना, अपने आप में एग्जांपल भी था, बिजनेस के ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल को क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल को मैं बोलूंगा इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है ना। और बैंक की रिलेशन के हिसाब से बैंक लोन कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, ओनर के अलावा जितनी भी लायबिलिटी है वो सब एक्सटर्नल होती है, तो ये क्या है एक्सटर्नल, तो ये इंटरनल लायबिलिटी और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है ना। अब टाइम के हिसाब से भी बता दो कि अगर टाइम के हिसाब से इनको क्लासिफाई करना है तो बोलो ये कौन सी लायबिलिटी होगी। तो देखो टाइम के हिसाब से बोलो जो ओनर ने पैसा बिजनेस में रखा है, क्या आपको लगता है 1 साल के लिए रखा होगा, 1 साल के लिए बिजनेस चालू रखना है क्या, जब तक बिजनेस चालू रहेगा तब तक पैसा लगा हुआ है अंदर, समझ में आया। तो ऑब्वियसली वो मोर देन 1 ईयर का होता है, ठीक है ना, और इवन फॉर अनसर्टेन पीरियड होता है, ठीक है ना। तो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करा जाता है बाय ओनर इन द बिजनेस, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट, ऑलवेज नॉन करंट है वो माना जाएगा जब तक कि कोई टेम्परेरी बिजनेस ना हो, ठीक है ना। चलो तो ये कैपिटल आपका, अगर मैं बात करूं रिलेशन के हिसाब से तो इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं टाइम के हिसाब से तो नॉन करंट लायबिलिटी। फिर यहाँ पे बैंक लोन, तो बैंक लोन आपका अगर रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, और अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नॉन करंट लायबिलिटी होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड है,
ठीक है ना। चलो मैं आपको वापस से फटाफट एक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ लायबिलिटी का। देखो लायबिलिटी मतलब जहां पे भी कुछ भी ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर पे करने का, तो उसको लायबिलिटी बोला जाता है। लायबिलिटी दो टाइप से आपके डिवाइड होता है, एक तो रिलेशन के हिसाब से और दूसरा होता है टाइम के बेसिस पे। रिलेशन के बेसिस पे आपके दो टाइप से यहाँ पे डिवाइड होता है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस के ओनर से रिलेटेड है लायबिलिटी, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, लाइक आपका कैपिटल। फिर दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो ओनर के अलावा यानी कैपिटल के अलावा जितनी भी लायबिलिटी है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद में आता है हमारा कि टाइम के हिसाब से कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो टाइम के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट एक साल में कर देना, अगर किसी लायबिलिटी का एक साल में अगर पे करना है विद इन अ ईयर, तो ऐसी लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। और अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट मोर देन 1 ईयर में कर देना है, एक साल से ज्यादा कि एक साल बाद अगर करना है किसी लायबिलिटी का पेमेंट, तो उसको बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर लो, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट आप लेके रखो और उसको रिवाइज करो बार बार, इनके मीनिंग अच्छे से समझो ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। चलो तो फटाफट रिवाइज कर लो आप, ठीक है ना। हमारा डिस्कशन आज यही पे खत्म करते हैं और फिर हम जल्दी मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो तब तक के लिए घर पे रहो, ठीक है ना, सेफ रहो और फिर पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।